Hello everyone, this is पायल तिवारी. वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस. आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि पैट्रियोटिज्म पे है. इस पोएम का नाम है द सोल्जर, जिसके पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक. तो चलिए पहले पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1915, यानी रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 में हुई थी. वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली. उनका जन्म जो है एक बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे खासे परिवार में हुआ था. हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल. उनके पिता जो थे वो एक रग्बी स्कूल के क्या थे, हाउस मास्टर यानी इंचार्ज थे. वेयर रूपर्ट वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज. यानी जिस स्कूल यानी रग्बी स्कूल जो था जिसमें रूपर्ट ब्रूक के पिता क्या थे, इंचार्ज थे, उसी में रूपर्ट ब्रूक ने अपनी शिक्षा ली थी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले. ठीक है. W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. यानी जो एक बहुत ही फेमस पोएट थे W.B. Yeats, उन्होंने देखिए कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे वर्णन किया है रूपर्ट ब्रूक का. वो कहते हैं द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का सबसे हैंडसम युवा. ठीक है. अब यहाँ हमको तो पता है कि हैंडसम जो वर्ड है उसका सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हैंडसम होता है, ना कि हैंडसमेस्ट. लेकिन जो पोएट हैं वो वर्ड प्ले करते रहते हैं, यानी अपने हिसाब से अदल बदल करते रहते हैं, वर्ड्स में चेंजेस लाते रहते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए. तो इसलिए यहाँ हैंडसमेस्ट लिखा गया है. तो ऐसा ना समझे कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ओके. नेक्स्ट, he assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है. ठीक है. जिसके वजह से ये क्या हुए हैं, एक वॉरियर के रूप में साबित हुए हैं. He died of septicemia on April 23rd, 1915 off the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli. ठीक है. यानी इनकी मृत्यु है वो 23 अप्रैल 1915 में हुई थी सेप्टिसेमिया के कारण. ये बीमारी है. और कहाँ मरे थे ये? गावीपोली का बैटल था जहाँ एजियन नाम के समुद्र का जो आइलैंड था, यानी लेमनोस नामक जो आइलैंड था, वहीं पे बैटल के टाइम में ही उनकी मृत्यु हो गई थी. Brooke is remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War. ठीक है. यानी जो रूपर्ट ब्रूक हैं उन्हें याद किया जाता है वार पोएट की तरह. ठीक है. जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार वाले फेज में क्या किया है, इंस्पायर किया है. किसको? पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति को क्या किया है, हमारे अंदर भरा है. ठीक है. और जितने भी तब के सोल्जर थे, जितने भी लोग थे, उन्हें इंस्पायर किया है, उनके अंदर देशभक्ति जगाई है. हिज रेपुटेशन chiefly rests on 5 war sonnets on which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized. यानी इनकी जो छवि है वो किन चीज़ों से बनी है, यानी रूपर्ट ब्रूक ने 5 वार सोनेट्स लिखे हैं. ठीक है. जिनमें से ये जो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं द सोल्जर, वो सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है. ठीक है. तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. देखिए पोएट कहते हैं इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी. यानी अगर मैं मारा जाता हूँ, यानी अगर मैं युद्ध में मारा जाता हूँ तो मेरे बारे में बस ये सोचना डेट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि वो जो विदेशी ज़मीन होगी, यानी जहाँ पोएट मारे जाएंगे, ये सोल्जर जहाँ मारा जाएगा, उस फॉरेन फील्ड के किसी एक कोने में डेट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड,
यानी उस फॉरेन फील्ड का वो कोना जहाँ इन्हें दफनाया जाएगा मरने के बाद, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा, क्योंकि जो सोल्जर है वो इंग्लैंड के हैं, इनकी कंट्री इंग्लैंड है, इसलिए देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। क्या कह रहे हैं पोएट कि जिस फॉरेन फील्ड में, जिस फॉरेन कंट्री में ये मारे जाएंगे, जहाँ इन्हें दफनाया जाएगा, तो वो जो फॉरेन फील्ड है उसकी जो रिच, जो उसका सॉयल है, जो उसका धूल है, जो उसकी भूमि है, उसमें इनका जो शरीर है जो कि उससे भी ज़्यादा रिच है, यानी उस धूल से भी ज़्यादा रिच है, क्योंकि ये इनका जो बॉडी है, इनका जो कण है वो इंग्लैंड का है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि उस फॉरेन फील्ड के रिच डस्ट में उससे भी ज़्यादा, मतलब रिचर यानी उससे भी ज़्यादा रिच, अमीर, यानी उससे भी ज़्यादा अच्छा कण जो है वो मिल जाएगा। अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, यानी और ऐसा धूल यानी ऐसा शरीर, यानी जो पोएट का, सोल्जर का जो शरीर है जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शेप्ड उसे संवारा है, उसे बनाया है, मेड अवेयर उसे जागरूक बनाया है, गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव। अब यहाँ देखिए इन लाइनों में आपको फीलिंग दिख रही होगी सोल्जर की, जो उनका जो लव है इंग्लैंड के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, वो दिखा रहे हैं कि मतलब अपने शरीर को बता रहे हैं कि ये एक ऐसा कण है, ऐसी धूल है जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, इंग्लैंड ने बनाया है, संवारा है, डिज़ाइन किया है, इसे जागरूक बनाया है। कभी इंग्लैंड ने गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, अपने फूल दिए हैं प्यार करने के लिए, हर वेज टू रोम, अपने रास्ते दिए हैं घूमने फिरने के लिए, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ये जो शरीर है वो इंग्लैंड का है, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जो कि इंग्लिश एयर में सांसें लेता है, ठीक है, यानी इंग्लिश एयर को ही सांस लेता है, ठीक है। यानी यहाँ एक बहुत ही डीप फीलिंग है सोल्जर की, जो यहाँ हम समझ पा रहे हैं पढ़ के पोएम को। अब देखिए, वाश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, यानी जो एक ऐसा शरीर, अपने बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि ये एक ऐसा शरीर है जिसे इंग्लैंड की नदियों ने धोया है। यानी कहने का मतलब है कि सोल्जर जो हैं, जो रूपर्ट ब्रूक हैं पोएट हमारे, उन्होंने इंग्लैंड की नदियों में कभी नहाया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, यानी इंग्लैंड का जो सूरज है उसके द्वारा क्या ब्लेसिंग्स पाई है इन्होंने। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, और ये सोचना कि ये जो दिल है इससे सारी बुराइयां निकल जाएंगी। अब देखिए ये जो सारे लाइन्स हैं इसे एक बार में समझते हैं, ठीक है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, a pulse in the eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven। देखिए इन लाइन्स में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम ये सोचना। अब देखिए यहाँ कैसे हम समझते हैं इसे, दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, यानी ये जो दिल है इससे सारी बुराइयां निकल जाएंगी। जब कोई भी इंसान मर जाता है तो उसके आत्मा से सारी बुराइयां क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं आप रूपी। अ पल्स इन द एटर्नल माइंड, यानी पोएट कह रहे हैं कि मतलब ये शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन एटर्नल माइंड, एटर्नल मतलब जो हमेशा के लिए रहता है, यानी हमारा जो आत्मा है वो, तो अ पल्स इन द एटर्नल माइंड, यानी हमारी जो आत्मा है उसमें क्या एक पल्स रह जाएगा। पल्स क्या, वाइब्रेशन, यानी एक याद रह जाएगी। नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और वो सारी यादें इस एटर्नल माइंड में रह जाएंगी जो कि इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं, मेरे कंट्री से जुड़ी हुई हैं। हर साइट्स एंड साउंड्स, यानी इंग्लैंड के वो दृश्य, इंग्लैंड की वो ध्वनियाँ, वो आवाज़ें, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और वो सारे दिन जिसे पोएट ने क्या खुशी खुशी जिए हैं इंग्लैंड में, वो ये सारी चीज़ें उन्हें याद रह जाएंगी। एंड लाफ्टर, और वो सारी हंसी, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, उनके दोस्तों की जो यादें हैं, एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन।
अब देखिए कितना प्रेम है सोल्जर को, कितने फीलिंग्स है अपने कंट्री के प्रति। क्या कहते हैं कि मर के भी ये कहाँ जाएंगे, इंग्लिश हेवन में। देखिए ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि मरने के बाद हम इंडियन हेवन में जाएंगे या इंग्लिश हेवन, तो ये एक फीलिंग है जिससे पोएट ने दर्शाया है। ठीक है, कह रहे हैं पोएट कि जब वो मर के कहाँ जाएंगे, इंग्लिश हेवन में जाएंगे, तब उनका जो हार्ट है वो उसमें बहुत ही शांति होगी, यानी उनके आत्मा को शांति मिल जाएगी और जेंटलनेस से भर जाएंगे, यानी सिर्फ अच्छी यादें ही उनके अंदर रह जाएंगी। इंग्लैंड से जुड़ी जितनी भी यादें हैं वो सारी उनके आत्मा में हमेशा के लिए बस जाएंगी। तो बस पोएम हमारा ख़त्म हुआ। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें ये तो समझ में आता है कि जो सोल्जर हैं उन्हें अपने कंट्री से कितना प्यार है और कितनी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं उनकी इंग्लैंड से। और ये पोएम पढ़ के किसी के भी अंदर क्या होता है, पैट्रियोटिज़म की जो भावना है वो जाग रही है। ठीक है, सो पोएम हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।